मॉर्निंग बेटा। आज लेंगे तो बेटा और कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में? मजे में कि मौजे में? सब बढ़िया। शील होमवर्क दिया था? क्या दिया था? डीबीपी? अरे डीबीपी डिस्कशन तो उसमें होता है ना, डीसी में। आपका रेगुलर में थोड़ी होगा डीबीपी का डिस्कशन। डाउट क्लास में होगा, डाउट क्लास में। अच्छा देखो होता क्या है, मतलब बता दो पूरे साल का शेड्यूल अभी तो चलो ठीक है, अभी टाइम में काम है, टाइम ज्यादा है, सॉरी। तो हम लोग डिस्कशन कर देते हैं। जो मॉड्यूल है आपका, ये जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल का डिस्कशन क्लास में होगा। और जो भी आपके पास डीबीपी रहेंगी, ये डीबीपी का डिस्कशन आपको डीसी में जाके कराना पड़ेगा। और डीसी में कराना के अंदर सेंस ऑफ आपने कर लिया, और फिर जो डाउट्स आते जाएंगे वो हम लोग डीसी में डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। डीसी के दो शेड्यूल होते हैं, एक तो आपके रेगुलर क्लास के साथ चलता रहेगा, और एक आपका जैसे मान लो आपको एक्स्ट्रा कभी आकर के कुछ पूछना तो आपने पूछ लिया डीसी में आकर के। क्योंकि अदरवाइज होता क्या ना कि जैसे भी अभी तो चलो एक स्लॉट चल रहा है, फिर 3 स्लॉट चलेंगे, बताया था मैंने आप लोगों को। अरे बताया था, जो मैथ्स के 3 स्लॉट चलेंगे उसकी 3 डीबीपी होंगी। अब उसके 3 डीबीपी के अगर हम क्लास में डिस्कशन करने पड़ जाएंगे तो डिस्कशन भर के ही रह जाएंगे, खाली सिलेबस नहीं खींच पाता है, ठीक है। तो मॉड्यूल का डिस्कशन तो क्लास में होता है, डीबीपी का डिस्कशन आपका डीसी में होगा, तो आप लोग डीबीपी करते रहिए। अच्छा इसके सारे सोल्यूशन ऐप पे पढ़े, पता है आपको? अच्छा तो जो मोशन का जो ऐप है, उस ऐप में आपको डीबीपीस के इनफैक्ट डीबीपीस के सोल्यूशन सारे के सारे अवेलेबल है। डीबीपीस आपको एज टेस्ट पेपर के फॉर्मेट में मिल जाएगी। एज टेस्ट पेपर, जैसे मान लो किसी को 10 क्वेश्चन करने, अब आपको टाइम लिमिट के साथ करना है, तो आपने 10 क्वेश्चन को करना स्टार्ट किया और 1 2 3 करके उसने 30 मिनट में 10 क्वेश्चन का आपको एक पेपर बना के दे दिया डीबीपी का। ये भी एक एडवांटेज आपके पास कि आप पेपर की तरह इसको हैंडल कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको ऐप में मिलती रहेंगी, ठीक है। चलो तो लास्ट उन्होंने क्या कवर किया तो वो बता दो बस। पैरामेट्रिक चल रहा था शायद, ओके। क्या दिए थे उसके क्वेश्चन दिए थे? कौन सा क्वेश्चन दिया था बच्चा? अरे तो हो गया होगा, किसी का नहीं हुआ? हाँ बताओ फटाफट जल्दी से, टाइम नहीं वेस्ट करना। एनीबडी आंसर बता दो। अच्छा आंसर बता दे तो। हाँ बेटा, हाँ नहीं होंगे बेटा, होंगे, चेक करना, मैं चेक करवा लूंगा। अच्छा अगर नहीं होंगे तो मैं चेक करवा लूंगा अभी, ठीक है। अभी चेक हो जाएंगे। हाँ तो मैंने जो होमवर्क क्वेश्चन दिया था उसका आंसर बता दूं। पैरामेट्रिक फॉर्म वाला था ना, कौन सा दिया था? पता ही नहीं चल रहा है। Find the equation of a line passing through 2,3. 45 degree with the x-axis. Yes, sir. Also determine the length of the intercept between the A and the line this thing. Answer आएगा 3√2. 3√2. आंसर बताइए तो, अभी तो खड़े हो आप, है ना? देखो तो बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए 2,3. एक पॉइंट से पास कर रही है एक लाइन, ए पॉइंट ए 2,3, इससे एक लाइन पास कर रही है
एंड मेक एंगल 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, और एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना रही है। तो ये अगर एक्स एक्सिस था, इसके साथ ये 45 डिग्री एंगल बना रही है, तो पॉइंट पता है, स्लोप पता है, लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग। लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y - 3 इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x - 2। पहले पार्ट का आंसर तो ये आया होगा, तो y - x इज इक्वल्स टू 1। सही है, ठीक है। फिर आगे उसने बोला है ऑल्सो डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्टर ऑन इट बिटवीन एंड द लाइन x + y + 1 इक्वल्स टू 0। तो मान लो एक दूसरी लाइन दे रखी है उसने, x + y + 1 इक्वल्स टू 0। इस लाइन और इस लाइन, ये जो इंटरसेप्ट है यहां से यहां तक का, इसकी लेंथ निकालनी है d। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है, पहले बता दो फटाफट भाई। ये d निकालना है अपने को। अब इस d निकालने के लिए हम लोग क्या करें, पैरामेट्रिकली कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये b के कोऑर्डिनेट बताओ, a से ऊपर जाना है इतने एंगल पे आएगा, कोऑर्डिनेट बोलो 2 3 + d sin 45। ये किससे बैठा हुआ है, ऑन द लाइन x + y + 1 इज इक्वल टू 0। सेटिस्फाई करा दो इसको, तो आई गेट द वैल्यू 2 + cos 45 आ जाएगा d/√2 + 3 + d/√2 + 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो d शुड बी इक्वल्स टू 5 6, करेक्ट है ना, -6√2। ठीक है, 3 2 5 और 1 6 आएगा, -6√2 2। तो ये बन गया d इज इक्वल्स टू √2 आएगा, √2 यहाँ पे, तो माइनस का 3√2। और क्योंकि डिस्टेंस की बात कर रहा है तो मॉड लगा देंगे, अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 3√2। क्लियर है, ये लास्ट आर्टिकल था। हाँ ठीक है, मतलब विदाउट पैरामेट्रिक किसी करना है तो लाइन बताइए, लाइन बताइए, क्या इन दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट निकाल सकते हैं, ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट पता, दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, वहां से भी आंसर आ जाएगा। अनदर मेथड हो जाएगा, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग। Position of a point with respect to a line. Position of a point with respect to a line. Position of a point with respect to a line. किसी लाइन के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट की पोजीशन कहां होती है, कैसे होती है, किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, आइए उसको 1 बाय 1 समझते हैं। सेक्शन फॉर्मूला सबको आता होगा, कंफर्टेबल विद द सेक्शन फॉर्मूला। दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरनल डिवीजन, एक होता है करेक्ट है। इंटरनल डिवीजन में जो रेशियो होता है पॉजिटिव में होता है और एक्सटर्नल नेगेटिव में होता है। इसी लॉजिक का कुछ यूज करूंगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे समझना है, एक लाइन दे रखी है उसने आपको ax + by, ठीक है, + c = 0, और दो पॉइंट दे रखे हैं आपको, एक P दे रखा है और एक Q दे रखा है, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट थे x1, y1 और Q के कोऑर्डिनेट थे x2, y2। दोनों लाइन के अपोजिट साइड पे हैं, एक दूसरे तरफ, ठीक है। इसको एक पॉइंट डिवाइड करा है इन द रेशियो 1:λ। फोटो समझ में आ गई सबको? मैं आपसे m के कोऑर्डिनेट पूछ सकता हूँ सेक्शन फॉर्मूला लगवा करके, क्या वो m पॉइंट 9 पे बैठा होगा पक्का? क्या ये डिवीजन आपको जो फोटो में दिख रहा है ये एक इंटरनल डिवीजन दिख रहा है, तो क्या आपको ये फोटो में लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव दिखेगी? ये सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन का है, यहाँ तक क्लियर? ओके, तो फटाफट बताना शुरू करो, एम के कोऑर्डिनेट बोलो फटाफट एवरीबॉडी। लैम्डा x1 + x2 अपॉन लैम्डा +1, लैम्डा y1 + y2 अपॉन लैम्डा +1, ठीक है। किस पे बैठी है ये? ऑन लाइन, एंड किस पे लाई कर रहा है?
सेटिस्फाई करा दो। a टाइम्स लैम्डा x1 प्लस x2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस b टाइम्स लैम्डा y1 प्लस y2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? के कोफिशिएंट को कलेक्ट करो फटाफट। लैम्डा के कोफिशिएंट को कलेक्ट कर रहा हूं। a टाइम्स ऑफ x1 प्लस b टाइम्स ऑफ y1 प्लस c विदाउट लैम्डा वाले कोफिशिएंट कलेक्ट किए। a टाइम्स ऑफ x2 प्लस b टाइम्स ऑफ y2 प्लस c। एनी डाउट? कंफर्टेबल एवरीबॉडी? श्योर? चलो अब यहां से एक राम कहानी रचना स्टार्ट कर रहा हूं। केयरफुली समझना राम कहानी को। हम लोग बोलते हैं, ये देखना, इसको समझना पहले, लिखना नहीं, देखना है। जैसे कि मैं बोलूं मेरे पास एक लाइन थी, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन थी 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एज्यूम कर रहा हूं और एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई करा रहा है, r पॉइंट का। लाइन को मैं l से लिख देता हूं, ऐसे l, करेक्ट है? l लाइन को कैसे रिप्रेजेंट किया है? l से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और कोऑर्डिनेट को, पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? r से। तो अगर ये r पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या मैं लिख सकता हूं? l ऑफ r 0 होगा। ये इसको नहीं याद होगा भाई, बिना टेंशन। अगर इसके कोऑर्डिनेट उठाता मैं और यहां लाइन पे रखता तो वो 0 के बराबर होता कि ना होता? ये देख, वही है, लाइन पे r के कोऑर्डिनेट रखे गए जो 0 के बराबर हो रहे हैं। आया? मान ले r के कोऑर्डिनेट होते हैं अल्फा कॉमा बीटा, क्या होते हैं? बताओ l ऑफ r का एक्सप्रेशन क्या बनता है? इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि r पॉइंट लाइन पे बैठेगा। आया? मान लो एक कोई बाहर पॉइंट बैठा हो तो मंकी, उसके कोऑर्डिनेट थे a कॉमा b। अब मैं तुमसे पूछूं मुझे l ऑफ मंकी बताओ, क्या बता पाओगे l ऑफ मंकी? क्यों बता पाओगे? ना बावल उठाओ, एम को रख दो उसमें। अब मैंने बोला l ऑफ मंकी बताओ, सेटिस्फाई तो लिख रहा हूं, इक्वल्स टू 0 थोड़ी ले रहा हूं। अरे इक्वल्स टू 0 लूंगा तो ये पॉइंट लाइन पे होगा ना, हो तो कुछ तो आएगी ना वैल्यू की, कुछ भी आ रही हो। तो मैं अगर पूछूंगा एल ऑफ एन की वैल्यू तो क्या लिखोगे? प्लस 3b प्लस 5, बस 0 के बराबर नहीं है। ये 0 के बराबर अगर ये हो जाता तो ये पॉइंट इस लाइन पे आ जाता। ये आया नहीं आया? एवरीबॉडी भी डाउट हाथ उठा दो, बड़ी चीज बता रहा हूं, पक्का? तो चली गई, ठीक है। यानी कि अगर मैं किसी पॉइंट को किसी लाइन पे रखूंगा, किसी पॉइंट को किसी लाइन पे रखूंगा और वो 0 के बराबर हो गया तो वो पॉइंट लाइन पर होगा, और अगर 0 के बराबर नहीं तो कहीं और होगा तो है कि नहीं? कोई ना कोई एक्सप्रेशन दे देगा, ठीक है। यही सेम पिक्चर में यहां पे इंटरप्रेट कर रहा हूं, ध्यान देना। ये लाइन है, ये पी पॉइंट है, अगर मैं पी पॉइंट को इस पे रखता तो एक एक्सप्रेशन आती। अच्छा, एक्सप्रेशन और इक्वेशन का अंतर पता है? इक्वेशन में वो 0 के बराबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मैं एक्सप्रेशन वर्ड बोल रहा हूं, तो क्या इस लाइन पे अगर मैं पी को रखता तो देखो ये एक्सप्रेशन आती, और अगर मैं क्यू को रखता तो देखो ये एक्सप्रेशन आती कि नहीं आती? बता दो। यानी कि ये जो सामने आपके पास रायता फैला हुआ है, इस रायता को थोड़ा सा सुंदर कर देता हूं तो लिखा हुआ लैम्डा टाइम्स एल ऑफ पी प्लस एल ऑफ क्यू, डन, इक्वल्स टू 0। नहीं आया? यहां से मैं तुमसे पूछूं बच्चा लैम्डा की वैल्यू बताओ, बड़ा आराम से कहोगे माइनस एल ऑफ क्यू अपॉन एल ऑफ पी। आया? कोई तुमसे डेरिवेशन नहीं पूछे जा रहा, बट इसकी थ्योरी समझ में आनी चाहिए, कंसेप्ट कैसे हो रहा है ये। यहां तक कंफर्टेबल? अब ये बताओ, ये जो लैम्डा है, फोटो में, फोटो देख लिया, फोटो सिर्फ फोटो, ये लैम्डा फोटो से पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? अबे इंटरनल डिवीजन कर रहा हूं, अरे इंटरनल डिवीजन कर रहा हूं बच्चा। तो जब इंटरनल डिवीजन करोगे तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? अरे 2 to 3 लिखते हैं ना, 2 to -3 थोड़ी लिख देते हैं, 2 to 3 लिख रहे हैं, इंटरनल डिवीजन कर रहे हैं। तो बताइए लैम्डा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? यानी कि अकॉर्डिंग टू फोटो, अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर लैम्डा कैसा दिखना चाहिए? पॉजिटिव। लैम्डा पॉजिटिव मतलब एल ऑफ पी अपॉन एल ऑफ क्यू कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। आया? अरे आया? यानी यहां से मैंने कंक्लूजन बोला कि अगर दो टर्म्स का रेशियो नेगेटिव है तो उनका प्रोडक्ट भी नेगेटिव ही होगा। अरे मैं लिख सकता हूं एल ऑफ पी इंटू एल ऑफ क्यू नेगेटिव कि नहीं? बस ये बता दो फटाफट। अरे ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, सोचो। अरे ए बाई बी नेगेटिव था तो इंटू बी भी नेगेटिव ही होगा प्रभु।
करेक्ट है। तो यहां से क्या सिचुएशन है वो समझना। अब कंक्लूजन निकला फाइनल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, किसी पॉइंट में फटाफट अभी हाथ उठा के पूछ लो, बाद में मत बोलना सर फिर से। ओके वेरी गुड। यानी कि कहानी ये कह रही है कि अगर एक लाइन थी और 2 पॉइंट उसके अपोजिट साइड पे हैं, अपोजिट समझ में आ गया, इधर उधर, तो ध्यान से समझना। तो एल ऑफ पी लाइन पे वो पॉइंट सेटिस्फाई करो जो एक्सप्रेशन है, और एल ऑफ क्यू लाइन पे वो पॉइंट सेटिस्फाई करो दूसरा वो जो एक्सप्रेशन है, उन दोनों का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आ रहा है तो व्हाट वी कैन से पी एंड क्यू लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ, या विद रिस्पेक्ट टू लाइन बोल दो या ऑफ लाइन बोल दो, खत्म। डन। आगे बढ़ा। अब सोचो अगर ये उठ के यहां चला जाता तो सेम साइड आ जाता। जब सेम साइड आता तो ये लैम्डा पॉजिटिव होता कि नेगेटिव? नेगेटिव होता, क्योंकि एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है। नेगेटिव होता तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव आती, तो इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव। यानी कि सिमिलरली अगर एल ऑफ पी इंटू एल ऑफ क्यू ग्रेटर देन 0 है तो पी एंड क्यू लाइज ऑन सेम साइड ऑफ लाइन। फिर बताऊं कि आ गया, बस फटाफट नोट कर डालो कि अगर एल ऑफ पी लेस देन एल ऑफ क्यू इंटू एल ऑफ क्यू लेस देन 0, अपोजिट साइड एल ऑफ पी इंटू एल ऑफ क्यू ग्रेटर देन 0, सेम साइड। सर यही है, बाकी तो डेरिवेशन है। यहाँ से यहाँ तक का जो ये पूरा कंक्लूजन काम का है। एल ऑफ क्यू इंटू एल ऑफ क्यू लेस देन 0 होगा तो अपोजिट साइड लाई करे। तो यहाँ से पता चला, लैम्डा पॉजिटिव हुआ, इंटरनल हुआ। इंटरनल होने का मतलब है दोनों का अपोजिट होना मस्ट हो गया। अगर ये सेम साइड पे चला गया तो वो एक्सटर्नल डिवीजन हो गया, उसमें लैम्डा नेगेटिव हो गया। हाँ सर, ये आया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा यार। ए बाई बी अगर नेगेटिव है तो बी बाई ए भी नेगेटिव ही होगा। प्रभु क्या होगा तुम्हारा है? ऐसे ऐसे डाउट पूछोगे
है सर 1/2 पॉजिटिव का तो 2/1 पॉजिटिव कैसे हो गया? तो ये नहीं हुआ। हाँ वेरी गुड। बात होती है अगर अपने पास 2 पॉइंट थे तो दुनिया खेल गई और हमने फटाफट निकाल के कंडीशन बता दी। मान लो एक ही पॉइंट है, अब मुझे ये चेक करना है लाइन के ऊपर है लाइन के नीचे है। उसके लिए हमेशा दूसरा पॉइंट ओरिजिन होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट यही है हमारा। For position of a single point with respect to a line, for position of a single point with respect to line, consider origin as always another point. क्वेश्चन से समझा रहा हूं, ठीक है, हमेशा। और इस केस में हमें क्या क्या करना है, हमेशा फोटो पे काम करना पड़ता है, फोटो पे। क्वेश्चन है ना, फाइंड पोजीशन ऑफ अ पॉइंट -2, 3 with respect to line 3x - 2y + 1 equals to 0। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा आर्टिकल, कुछ भी नहीं है इस आर्टिकल के अंदर। कंडीशन ध्यान रखना, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, क्योंकि काम के आर्टिकल तो बेसिकली सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला में होते हैं। लाइन के रिस्पेक्ट में तो कुछ भी नहीं होता है। हमने को ये चेक करना है कि ये पॉइंट लाइन के ऊपर था या लाइन के नीचे था, ये चेक करना बस, और कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें लाइन को ड्रॉ कर देंगे। फटाफट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हर कोई? इसको लाइन ड्रॉ करना है तो फटाफट सीखिए। एक्स को 0 पुट करके वाई निकालो और वाई को 0 पुट करके एक्स निकालो। तो एक्स को 0 पुट करके वाई निकालो 1/2, करेक्ट है? और वाई को 0 करके एक्स निकालो -1/3, करेक्ट है? तो जो लाइन बनेगी कुछ ऐसे बनेगी। आया नहीं आया? ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट को पी ले रखा उसने, ठीक है, और ये है ओरिजिन। अब मुझे मान लिया, हमेशा कंसीडर करा करो अपोजिट, हमेशा जब भी पूछा जाए तब ओरिजिन को यहां ले लिया, पॉइंट पी को यहां ले लिया। बताइए सेम साइड है कि अपोजिट साइड है? बोलूं तो लाइन के ऊपर था कि लाइन के नीचे था? ऊपर माना है, मैंने माना है। अगर मैंने माना है, मेरा असम्पशन सही है तो करेक्ट हो जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द फोटो एल ऑफ पी और एल ऑफ ओ का प्रोडक्ट कैसा आना चाहिए? अगर ये नेगेटिव आ गया तो क्या मेरा असम्पशन करेक्ट है? और अगर ये पॉजिटिव आया तो मेरा असम्पशन गलत होगा। मतलब पॉइंट पी ऊपर ना होकर के कहां होगा? नीचे होगा। आया? फटाफट एल ऑफ पी और एल ऑफ ओ चेक करते हैं। तो देखो एल ऑफ पी और एल ऑफ ओ को चेक करना, दो तरीके होते सुनना। कई लोग इसको ऐसे रखते हैं, कई लोग इसको ऐसे रखते हैं, एल ऑफ पी एंड एल ऑफ ओ। ध्यान से सुनना। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या चाहिए मुझे? नेगेटिव। तो बेसिकली दोनों कैसे होना चाहिए? अपोजिट साइन। अरे अपोजिट साइन आते हैं, इनका प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया कि नहीं? तो आ जाओ, एल ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट रखो इसमें -2 × 3, करेक्ट है? -2 × 3 + 1। 0 मत रख देना, इक्वल टू 0 मत कर देना, बस खाली यहां रखा जाता है इस जगह पे। इसमें x की जगह पे रखो -2, y की जगह पे रखो 3। देखो ये पूरी क्वांटिटी कैसी आ रही है? नेगेटिव। जो भी है नेगेटिव आ रही है, खत्म बात। पॉजिटिव नेगेटिव कभी इसको कैलकुलेट मत करना कि मैच करके जोड़ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव दिख रहा है। ये नहीं कि निकालेंगे इसकी वैल्यू, अच्छा हाँ इसकी वैल्यू कितनी आई? 6 6 12 और ये 11 -11। इससे हमें कोई रोल नहीं, -11 चाहे वो -10 आए। तुमने कैलकुलेशन गलत करी तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ये अलग बात है, 11 ना लिख दी, -11 को 11 पढ़ लिया, ठीक है। एल ऑफ ओ चेक करना है। एल ऑफ ओ मतलब ओरिजिन को उठाओ और इस पे रख दो, तो क्या बनेगा? 3 × 0 -2 × 0 प्लस का 1। अल्टीमेटली कैसे देखेगा? पॉजिटिव। ये दोनों सेम साइड है कि अपोजिट? असम्पशन करेक्ट है कि गलत है? जो पॉइंट पी होगा लाइन के ऊपर है कि नीचे है? यहां से क्लियर हो गया, लाइन पॉइंट क्या है? लाइन के ऊपर है। कल हम लोग एक आर्टिकल कर, मैंने बोला था ना पोजीशन आई थी उसमें, अरे ये वाला याद है? ये वाला
ए को यहाँ लिया था, फिर ऐसे लाइनें ड्रॉ करी थी, क्वेश्चन के पैरामीट्रिक में मैंने उस समय आपसे बोला था कि हम इस पॉइंट की पोजीशन निकाल सकते हैं हर बार कि वो लाइन के ऊपर है या लाइन के नीचे, लेकिन उस केस में क्या करना पड़ेगा, सारी लाइनों को ड्रॉ करना पड़ेगा प्रॉपर वे में। आई बात? फटाफट नोट करो, जल्दी से नोट करो इस क्वेश्चन को, दूसरा सिंपल सा क्वेश्चन करो, फिर आईटी वाले क्वेश्चन पे चलते सीधे। नाटन बैठे हो, क्या हो, डांट पड़ी क्या? मुकेश नहीं है? चालू हो गए हैं, मतलब मैंने पूछा जरा सा, अभी शांति से बैठे थे सब, अब चालू हो गचा 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 गचा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हर कोई करेगा, आंसर कोई नहीं देगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉरी, को बाकी होगा। जब कभी भी 2 पॉइंट की पोजीशन चेक करनी हो तो लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लाइन ड्रॉ कर तब करी जाती जब सिंगल पॉइंट चेक करना। लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, अरे आपको क्या चेक करना है, खाली एल ऑफ ए और एल ऑफ बी। अगर ये सेम साइन के आ गए तो सेम साइड होंगे, और अगर ये अपोजिट साइन के आ गए तो अपोजिट। बस इतना करना है। एल ऑफ ए का मतलब है 3 इंटू 3 माइनस 4, सॉरी, इंटू 4 माइनस 8। ऑब्वियसली बात है, नेगेटिव है। एल ऑफ बी पे आ जाओ, 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू माइनस 6 माइनस 8। ऑब्वियसली बात है, पॉजिटिव है। ये दोनों कैसे आए, अपोजिट। और अगर अपोजिट है तो दिस इंप्लाइज ए एंड बी क्या होंगे, अपोजिट साइड। ए एंड बी आर ऑफ अपोजिट साइड। क्लियर? चलो, अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आईटीआई का है, सॉरी आईआईटी का है। तुम क्या बताया जाए, मतलब पॉइंट पी था, अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर लाइज बिटवीन the line L1 x plus y minus 2 is equals to 0 and L2 4x plus 4y minus 3 equals to 0। ये नहीं है, ठीक दूसरा वाला था। ठीक है, फाइंड रेंज ऑफ अल्फा।
इसको दो मेथड से करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, सोचेंगे और करेंगे। तो मेथड 1 पे आ रहे हैं। क्या बोला है इसने? बोला है कि एक पॉइंट है दो लाइन के बीच में, सिंगल पॉइंट लाइज बिटवीन टू लाइंस। तो फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द बोथ द लाइंस। रीजन बताइए, क्योंकि कितना पॉइंट दिया? सिंगल दिया है। अगर दो दिया तो तुम चेक कर लेते, क्योंकि सिंगल दिया तो हमको चेक किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा? ओरिजिन। पहली लाइन बताओ क्या है? बुझना पड़ेगा, थोड़ा यहां कर ले रहे, ऑन करे वहां पे भाई। तो पहला पॉइंट जो दे रखा है, पहली लाइन जो दे रखी है, उस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी एक्स प्लस वाई माइनस टू, मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू। करेक्ट है? L1 लिख दिया, पहली लाइन आ गई। एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू। दूसरी है 4x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0, मतलब 3/4, यानी कि पहला लाइन हो गई है। और ये L2 आ गई। अरे दोनों लाइनें पैरेलल है भाई, दिख गया? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 लिखा है, ये लिखा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3/4। तो 3/4 होने की वजह से वो नीचे आ गई। उसने बोला जो पप्पू इन दोनों लाइनों के बीच में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ये पप्पू इन दोनों लाइनों के बीच में बैठा हुआ है। क्लियर एवरीबॉडी? क्वेश्चन अभी बताओ, पी और ओ सेम साइड है कि अपोजिट साइड? L2 के अपोजिट, पी और ओ L1 के सेम साइड। करेक्ट है? तो पी एंड ओ आर ऑफ अपोजिट विद रिस्पेक्ट टू कौन सी लाइन? तो वी कैन से L2 ऑफ O और L2 ऑफ P, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? लेस देन 0, क्योंकि अपोजिट साइड बोल रहा है। करेक्ट है? L2 ऑफ O बताओ, -3, L2 ऑफ O -3 और L2 ऑफ P 4 अल्फा प्लस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 विच इज लेस देन 0। ऐसे मुझे क्या बोल रहे हो? गलत किया है? सही किया है ना? अरे अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर को इसमें रख दिया, और ऊपर की जो अंग्रेजी रखी थी फोटो के अकॉर्डिंग, पहला कंडीशन लगाई फोटो के अकॉर्डिंग और लिख दिया। यहां से रिजल्ट आ गया 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ये बन गई इनइक्वालिटी। करेक्ट है? इसी क्या करेंगे? सॉल्व। हाँ ऑब्वियस बात है, सॉल्व करेंगे। ये बन गया 2 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0, मतलब 2 अल्फा। चेक करना, फैक्टर आएंगे इसके, जाते 12 है ना, 6 दूनी 12 आएंगे 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 3 ग्रेटर देन 0। चेक करो, सही है? यहां से फैक्टर आ गया 2 अल्फा प्लस 3 और 2 अल्फा माइनस 1 विच इज ग्रेटर देन 0। कोई आइटम ऐसा जो इनइक्वालिटी सॉल्व ना कर पाता और इज और एंड ठीक है, ओके। तो अल्फा नाचेगा -3/2 से छोटा यूनियन हाफ से बड़ा। इसको इक्वेशन 1 लिख करके छोड़ दिया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान है। और सोचो आईआईटी में इससे ज्यादा आसान, इससे ज्यादा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आया था। अभी करेंगे, उसको भी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो लिख लिया था। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ये हो गई पहली सिचुएशन, किसके रिस्पेक्ट में? पॉइंट और ओरिजिन को देखा, किस लाइन के रिस्पेक्ट में? L2। सेम कैलकुलेशन, सेम मैनिपुलेशन वी आर वर्किंग विद रिस्पेक्ट टू L1। तो L1 के रिस्पेक्ट में P एंड O कहां है? ऑफ सेम साइड, सेम साइड ऑफ L1। अगर सेम साइड है मतलब L1O इंटू L1P क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। L1O वापस से -3 और L1P बनेगा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, लाइन क्या थी? -2 विच इज ग्रेटर देन 0। यहां से आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -2 लेस देन 0। यहां के फैक्टर आ गया अल्फा प्लस 2 इंटू अल्फा -1 लेस देन 0। यहां से आ गया अल्फा -2 से 1। एक ही जगह पे -2 को लिखिए। -2 यही फर्क पड़ गया, सही बात है। इन दोनों का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन।
तो अल्फा -3/2 से छोटा -2 से बड़ा, यानी जो अल्टीमेटली आंसर आएगा हमारा। अरे इंटरसेक्शन लेना आता है कि लेके चुनाव, अल्फा बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, -2 से -3/2 यूनियन हाफ से 1, हाफ से 1। करो फटाफट पूरा मैथड, फिर मैथड 2 देखना और फिर आईटी के क्वेश्चन में तुम्हें होमवर्क में दूंगा। जो खुद तो करेंगे आईटीआई का, हमसे करवाएंगे आईटी का है। इसी का बड़ा भाई था आईटी में जो आया था बेटा, L1P into L2P का प्रोडक्ट लेस देन 0, L1P और L2P का प्रोडक्ट लेस देन 0 क्यों होगा, सेम साइन है तो प्रभु L1 के रेस्पेक्ट में तो दोनों नीचे हैं। अच्छा L1P into L2P, हाँ ठीक है, चलेगा 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 चलेगा। डायरेक्ट करना चाह रहे हो ना, हाँ डायरेक्ट कर ले कर ले कर ले कर ले। एक बात बोली वो भी डिस्कस कर लेना, फिर मैं मेथड 3 पे आ जाऊंगा। हिंदी में बोलो बेटा, हिंदी में बोलो, ग्रेट तेज बोलो। चेंज क्यों कर दिया, -3 था ना, तो -3 से यहाँ डिवाइड कर दिया तो साइन बदल गया। अब ये मत पूछना ऐसा क्यों होता है, पूछ जाऊंगा पक्का। अगर तुमने ये पूछा कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने में इनइक्वालिटी कैसे बदल गई, मैं पक्का पूछ जाऊंगा। वही तो वही खुद और गलती कर रहा है, नीचे कूद जाऊंगा क्या, इतनी मोहब्बत नहीं है। जैसे बच्चे ने एक बात बोली, उसी बात को हम लोग कर लेते क्योंकि फुल कैलकुलेशन था। एक मान लो कि जैसे हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं तभी चीज ज्यादा फील आती है। बड़े होने का मतलब होता है कि कई दिनों बाद पता नहीं होते कि नहीं होते, ठीक है। खैर जैसे ये पॉइंट पी को ध्यान से ऑब्जर्व करो, सिंगल पॉइंट को, ठीक है, लेकिन लाइनें दो दे रखी थी। उसने बोला ये पॉइंट पी इन दो लाइनों के बीच में है, ये पॉइंट पी दो लाइनों के बीच में है, यानी एक के नीचे और एक के ऊपर तो पक्का है। yes, है ना। ऐसे सोचो कि अगर एक लाइन इधर रखी थी L1 और एक लाइन इधर रखी है एक लाइन इधर रखी है L2 मैंने, ठीक है, और पॉइंट पी इसके बीच में बैठा हुआ है। अगर मैं ऐसे ऑब्जर्व करूं तो इसके रिस्पेक्ट में ऊपर, इसके रिस्पेक्ट में नीचे, तो एक के रिस्पेक्ट में ऊपर एक के रिस्पेक्ट में नीचे, मतलब अपोजिट साइन है कि नहीं है। मैंने यहाँ L1 की पोजीशन जो पी L1P होगा और L2P होगा, ये दोनों क्या होंगे, अपोजिट साइड पे होंगे। और अगर ये अपोजिट साइड पे है तो इनका प्रोडक्ट लेस देन 0 होना चाहिए, खत्म। तो इतना वैसा नहीं फैलाना पड़ेगा, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। L1P का मतलब हो गया फर्स्ट एक्सप्रेशन, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2। P का मतलब हो गया 4 अल्फा प्लस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 विच इज लेस देन 0। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेना, फाइनल आंसर ये निकल के आ जाएगा। क्लियर, ऐसा क्यों हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि दोनों वो अपोजिट साइड की बात कर रहा है। सेम साइड की बात करते, दोनों लाइनों के नीचे है तो हम ग्रेटर देन 0 कर देते, दोनों लाइनों के ऊपर है तो हम ग्रेटर देन 0 कर देते, क्योंकि वो सेम साइड पे ही शो कर रहा होता। अब जरा मेथड 3 को फील करना, मतलब मैं चाह तो नहीं रहा हूं बट करूंगा जरूर और बताऊंगा जरूर, क्योंकि हमें अल्टीमेटली तो कॉमन सी बात है कि ये थोड़ी कि हम आज छोटे बच्चे हैं तो हम छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे, फिर हम जब कल बड़े होंगे तो हम बड़ी बड़ी चीजें पढ़ेंगे। अब इतना टाइम ही नहीं है कि हम उतना वेट कर पाए।
अपना जो एक पॉइंट था उसका नाम क्या था? अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर। सोच के जवाब देना हर कोई, अगर दे पाना। लोकस पढ़ा था हमने, बहुत अच्छे से पढ़ा था, बड़ा मजा आया था। ठीक है, अगर ये पॉइंट किसी कर्व पे बैठा है तो वो कर्व कौन सा है? इस पॉइंट का लोकस चाहिए मुझे। क्वेश्चन ये है हमारा, मुझे इस पॉइंट का लोकस चाहिए। देखो उसका तरीका क्या होता है कि हम इसको कंपेयर किससे कर देंगे? एच कॉमा के से। देखो एच इक्वल टू कितना आ गया? अल्फा, और के इक्वल टू कितना आ गया? अल्फा स्क्वायर। इन दोनों से अल्फा को एलिमिनेट कर दो, देखो हमारी इक्वेशन बन गई वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आया नहीं आया? तेजी से अपना वेरी गुड। यानी कहानी ये हो गई कि ये जो पी पॉइंट था, ये पी पॉइंट हमेशा एक कर्व पे बैठा है जिसका नाम क्या है? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एनी डाउट? श्योर? चलो भाई, तो हमने क्या किया वो समझना, और कैसे किया उसको भी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, आईटी ने जो क्वेश्चन पूछा था इसी का एक्सटेंशन पूछा हुआ है, इससे ध्यान रखना। ठीक है, हमारे पास दो लाइनें थी, एक L1 थी और एक L2 थी। पहले मान लेना है पहले। ठीक है, हमारे पास दो लाइनें थी, एक थी L1 और एक थी L2। सही लिख रहा हूं? L2 ऊपर थी, ठीक है, और L2 नीचे थी। सुनना जो मैं करने जा रहा हूं, एक पॉइंट P है, नाम बोलो। किससे बैठा है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एक कर्व बना दिया। अच्छा, ये बनाना आता है ऑलरेडी, कितना तो पढ़ा होगा कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बना लो। थैंक गॉड। अब देख, इस पीले वाले कर्व पे बैठे हुए सारे पॉइंट में वो सारे पॉइंट जो इन दो लाइनों के बीच में बैठे, वो यहां से यहां तक होंगे, यहां से यहां तक होंगे। यानी अगर पी पॉइंट इस पे बैठेगा तो दोनों लाइनों के बीच में होगा, अगर पी पॉइंट इससे बैठेगा तो दो लाइनों के बीच में होगा। नहीं आया? अगर हम बात करें तो ये कर्व है अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर, जो कि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे है, तो एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बेसिकली अल्फा को। यानी कि जिस एक्स की वैल्यू के लिए, जिस एक्स की वैल्यू के लिए ब्लू वाला कर्व बनेगा वो सारी अल्फा को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर से बता रहे ये हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने चाहे निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बताइए? ये कर्व कौन सा है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये लाइन कौन सी थी? L1, x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे कि नहीं आएंगे? तो दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं तुम्हारे, उसके फैक्टर्स -2 और 1। ये हो गया 1 और ये हो गया -2। जो कहां से निकाला? देख, यही तो निकालना है, इसी को तो जीरो करेंगे। और दूसरी लाइन कौन सी थी? 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 3। इसको जब मैं पीले वाले करके साथ सॉल्व करूं तो ये दो पॉइंट आएंगे हमारे। ये कौन से दो पॉइंट है? -3/2 और 1/2। ये कहां से आए? तो ये पीछे फैक्टर निकाले थे। फैक्टर तभी निकाले ना, सुनना ध्यान से समझना। अगर मेरा अल्फा यहां से यहां तक दौड़ेगा तो ये पैराबोला इन दोनों लाइनों के बीच में रहेगा। अगर मेरा अल्फा यहां से यहां तक दौड़ेगा तो ये जो पैराबोला है इन दोनों लाइनों के बीच में रहेगा। और अगर पैराबोला इन दोनों लाइनों के बीच में रहेगा तो पॉइंट पी भी तो इसी पे बैठ रहा है, पैराबोला पे बैठेगा -2 से -3/2 के लिए। और यानी यहां से आ गया अल्फा बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? -2 से -3/2 यूनियन हाफ से 1। कोई पोजीशन चेक नहीं करनी, कोई कुछ नहीं चेक करना, फोटो खींचो आंसर ले लो। ये है प्योर ज्योमेट्री, प्योर ज्योमेट्री। नहीं आया बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, दिमाग लगा करके छोड़ देना, मेथड 1 पे फोकस करना। ये भी आ जाएगा, तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा, मैंने पहले भी बोला थोड़ा टाइम लगेगा इंटरसेक्शन को रीड करना, कर्व को ट्रेस करना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये वाला पॉइंट पी अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर एक कर्व पे बैठा हुआ जिस कर्व का नाम है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो कर्व था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये जो दो लाइनें थी L1 और L2, तो ये कर्व का कौन सा पोर्शन इन लाइनों के बीच में बैठेगा? तो वो पोर्शन ये ब्लू वाला है या ये ब्लू वाला है? इस ब्लू वाले को रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फा कहां से कहां तक होना चाहिए? हाफ से 1। इस ब्लू वाले को रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फा कहां से कहां तक होना चाहिए? -2 से -3/2।
Put it down fast. बेटा सॉल्व किया ना हमने, इस पैराबोला को इस लाइन के साथ सॉल्व करोगे तो -2 और 1 आएगा, इस पैराबोला को नीचे वाली लाइन के साथ सॉल्व करोगे तो -3/2 और 1/2 है। फैक्टर, क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स। मेंस में भी आया हुआ, भी रिसेंटली शायद आया था मेंस में भी, है तो पुराना एडवांस का क्वेश्चन। ट्रायंगल अगर 0 होता है तो क्या होता है, लाइंस पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। ठीक है, determine alpha where point P alpha comma alpha square lies inside the triangle formed by L1 plus 3y minus 1 is equals to 0, L2 x plus 2y minus 3 equals to 0 and L3 5x minus 6y minus 1 equals to 0। पहला मेरा आपसे तरीका याद रखना और कंसेप्ट ध्यान रखना, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है ये, उसमें टाइम नहीं बच सकता है आपका कैलकुलेशन में, करने ही मतलब करनी है। लोग एनालिटिकली करेंगे, फोटो से नहीं, ज्योमेट्रिकली नहीं करेंगे, आप घर पे सोचना, मैं आपको हिंट दे दूंगा। खाली एनालिटिकली करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा ये बताइए। एक पॉइंट एक ट्राइंगल के अंदर बैठा हुआ है तो अल्फा की रेंज बतानी है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्राइंगल बनाना है। क्योंकि हम एक पॉइंट दिया हुआ है तो दूसरा पॉइंट कौन सा लेंगे, ओरिजिन। अगर ओरिजिन लेना है तो क्या हमें हर बार पोजीशन चेक करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें एग्जैक्ट फिगर बनाएंगे ट्राइंगल का, एग्जैक्ट फिगर एज फार एज पॉसिबल। पहली लाइन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 1, तो 1/2 और 1/3 करेक्ट है, 1/2 और 1/3 लाइन कुछ ऐसे बन गया है। अगली है x is equals to 3, y is equals to 3/2, 3/2 3/2 और 3 करेक्ट है 3, तो दूसरी लाइन कुछ ऐसे बनेगी, x में 3 है, में आ रहा, y में 3/2 आया, सोच लो। और तीसरी लाइन बनानी 5x minus 6y is equals to 1, x है 1/5 और y है माइनस का 1/6, तो देखो लाइन कुछ ऐसे जा रही होगी, ये बन गई हमारी L1, ये बन गई हमारी L2 और ये बन गई हमारी L3। कितने लोगों को ट्रायंगल बनाना नहीं है, लाइन से खींचनी है, वो हाथ उठाएं, फटाफट उठाएं। एस और एस जितना पॉसिबल था एग्जैक्ट फिगर बनाया अपन ने। अब पॉइंट P यहां बैठा है, यही तो बोला अंदर, L1 के रिस्पेक्ट में P की पोजीशन बताओ, L1P और L1O, फटाफट L1P और L1O कौन सा साइड, अपोजिट साइड। L2P और L2O, L2P
और L2O सेम साइड, L3P और L3O सेम साइड। जिसको नहीं आया वो आप फटाफट क्लियर, फटाफट कैलकुलेशन है बिल्कुल। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, हमें पता है कि लेंथ ज्यादा है, लेंथ मतलब कैलकुलेशन ज्यादा है, तो हमें बहुत सारे स्टेप्स खाने आने चाहिए। खाने का मतलब होता है स्किप करना, क्योंकि हम जितना स्किप करना सीखते हैं ना उससे हमारी कैलकुलेशन बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है। ठीक है, L1P और L1O, L1O देखो नेगेटिव है, ठीक है, L1P चाहिए, L1P का मतलब 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, क्योंकि अपोजिट था। पहली इनइक्वालिटी ये बनेगी, इसको सॉल्व कर लेंगे अभी अपन ने, ठीक है, यहां से अल्फा निकाल लेंगे, जो भी आ जाएगा लिख लेंगे अभी। L2P और L2O, L2O नेगेटिव है, सेम साइड है तो नेगेटिव ही आना चाहिए। क्या बनेगा, अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 कैसा होना चाहिए, लेस देन 0। यहां से अल्फा निकालेंगे, दूसरी इक्वेशन करेक्ट है। L3O अगेन नेगेटिव, करेक्ट है, नेगेटिव, सेम साइड है तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए। 5 अल्फा माइनस 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, यहां से भी अल्फा। तीन इक्वेशन, तीन इनइक्वालिटीज, तीन इंटरवल्स, इन तीनों का इंटरसेक्शन विल गिव यू अल्फा। आंसर निकालिए, कंसेप्ट मैंने बता दिया फटाफट। कहीं भी होगा, कुछ भी हो सकता है, मैंने थोड़ी बनाया है, रैंडम माना है वो तो यहां हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो यहां हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं भी हो सकता है। फटाफट तीनों इनइक्वालिटी सॉल्व करिए। कि मैं तो आंसर लिखूंगा, मैं इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं करूंगा, पहले बता दे रहा हूं। भी सकता हूँ वैसे मैं, लो थोड़ा सा प्रैक्टिस भी होगी। पेन चलाओ, ये सही करो। माइनस इन्फिनिटी से -1, यूनियन 1/3 से इन्फिनिटी पहले का, -3/2 से 1 दूसरा, और माइनस इन्फिनिटी से 1/3 यूनियन हाफ से इन्फिनिटी। आंसर तो बाद में निकालेंगे, पहले तो ये चेक करो ये तीनों सही आए। सही है तो इन तीनों का क्या लेंगे हम लोग, इंटरसेक्शन।
तो -3/2 से -1, 1/2 से 1, -3/2 से -1 यूनियन 1/2 से 1। जिसको ये लेना नहीं आता है पूछ ले, और नहीं पूछना चाह रहा तो फंक्शन के टाइम पे इनइक्वालिटी पढ़ाई जाएगी, जब लॉग में या फंक्शन में तब पढ़ लेना फिर, अगर नहीं आता है तो। फाइनल आंसर आएगा -3/2 से -1 यूनियन हाफ से 1। चेक करें। Yes, sir. करना चाह रहे लोग, बताओ ये हालात है। सीखा कैसे, ट्रायंगल कैसे बनाया? 3 लाइन ड्रॉ करिए बच्चा। हर लाइन को ड्रॉ किया, x को 1/2 रखा, मतलब x को 0 रखा, y 1/3 आया, y को 0 रखा, x 1/2 आया। तो ये हो गया 1/3, ये हो गया 1/2, पहली लाइन ड्रॉ हो गई। x को 0 रखा, y 3/2 आया, y को 0 रखा, x 3 आया, तो x 3 आ गया, y 3/2 आ गया, दूसरी लाइन ड्रॉ हो गई। ऐसे तीसरी लाइन ड्रॉ कर दी। अरे हो गया, नहीं हुआ तो बड़ा आंसर इतना टाइम नहीं लगता है। पंचवर्षीय योजना में नहीं पढ़ा, बार बार बता रहे हैं, स्मार्टनेस लॉ अपने अंदर घिसू तरीके से पढ़ाई नहीं होगी, मतलब पढ़ाई हो जाएगी, सिलेक्शन वलेक्शन नहीं होता, घिसू तरीके से। बी स्मार्ट इन राइटिंग एंड कैलकुलेशन पार्ट, स्पेशली मैथमेटिक्स के अंदर। वरना बोलोगे सर 1 घंटा हो जाता है, टाइम खत्म हो जाता है, हमारे तो 10 ही क्वेश्चन हो पाते हैं, 12 ही क्वेश्चन हो पाते पेपर में। याद रखना बहुत बड़ा रोल है टाइम का, इसलिए अपनी स्पीड तो आपको बढ़ानी ही पड़ेगी, और क्लास के अंदर भी स्पीड तेज रखना। ये नहीं आराम आराम से टीचर भी पढ़ा रहा, तुम भी पढ़ रहे हो, मस्त चिल मार रहा। बाद में टीचर ने खींचना शुरू करा लास्ट में, तब तुम्हें चिल्ली, तब चिल्ली मार पाओ तो चिल्ली लगेगी, चिल्ली। डालिए concurrency of 3 lines. Condition for concurrency of 3 lines. Condition for concurrency of 3 lines. 3 लाइनें दे रखी अपने को। लाइन L1 है a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. लाइन L2 है a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. और लाइन L3 अपने पास a3x plus b3y plus c3 is equal to 0. The meaning of concurrency, anybody can explain? Center is the point of concurrency of the altitudes of the triangle. Centroid is the point of concurrency of the medians of the triangle. Circumcenter is the point of concurrency of the perpendicular bisector of the sides. करेक्ट है? तो यही concurrency का मतलब होता है, जहाँ पे 3 लाइनें आकर के मीट करती है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ concurrency. और सब 3 लाइन्स आर concurrent. 3 लाइनें हैं L1, L2, L3, ये है concurrency की फोटो। 3 लाइनें कहां से पास करी? किसी एक पॉइंट से पास करी है। तो the 3 lines are concurrent. L1, L2, L3 are concurrent. This implies कंडीशन ऑफ कंकरेंसी क्या होता है? तो कंडीशन ऑफ कंकरेंसी पहले हम लिख रहे हैं, फिर प्रूफ दे दूंगा मैं अगर आप बोलोगे तो, वैसे जरूरत नहीं है, इसके प्रूफ की बहुत वाहियात प्रूफ है। तो करेक्ट है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए? 0, a1, a2, सॉरी a1, b1, c1 कोफिशिएंट से बनने वाला डिटरमिनेंट a2, b2, c2 और a3, b3, c3 क्या होना चाहिए? 0। कंफर्टेबल? अब कोई पूछे कि सर कहां से आया, बताओ भाई, बिना प्रूफ के हम गणित की क्लास में बिना प्रूफ की कैसे बात करें? केमिस्ट्री थोड़ी मान लिया, पानी डाला आग लग गई।
मान लेते ना केमिस्ट्री में पानी डालोगे आग लगेगी, पानी से तो आग बुझती थी, आज लगने लगी, चलो लग गई होगी। देखो सुनना, आंसर बता रहे क्या होता है। कैन यू सॉल्व दीज टू लाइंस? तो आप x और y निकाल सकते हैं a1 b1 c1 के टर्म्स में। जो मैं बोल उसको समझना। तो जब मैं L1 और L2 को सॉल्व करूंगा तो एक पॉइंट आएगा, जो पॉइंट आएगा उसको L3 पे रख दो। L3 पे रखना मतलब x और y की जगह पे रख दो, जो भी सॉल्व करके आएगा उससे एक रिलेशन आ जाएगा भयानक सा। उस रिलेशन को सुंदर रूप दोगे तो ये बन जाएगा। नहीं आया? फिर से बोल रहा हूं, प्रूफ कहीं नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमको कंडीशन याद होनी चाहिए, पर मैं फिर भी आपको बता रहा हूं आता कहां से। ये सब चीजें काम की थी जब सब्जेक्टिव पेपर होते थे आईटी के, 10-10 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते तो प्रूफ आता था, प्रूफ दैट द थ्री एट्रीब्यूट्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन, यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यूजिंग वेक्टर, यूजिंग कॉम्प्लेक्स, मैं लिख करके देता था, तब हमको उसकी जरूरत पड़ती थी, अब जरूरत नहीं पड़ती है, हमें पता होना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, हमें 3 लाइन कंकरेंट है, मतलब एक पॉइंट से बात कर रही है, तो 2 को सॉल्व करोगे तो तीसरा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो मैं इन दोनों पॉइंट को, इन दोनों लाइनों को सॉल्व करूंगा, इससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। अरे सिर्फ तीसरे को सेटिस्फाई करेंगे तो तीनों कंकरेंट हो जाएंगे। तो जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो x और y a1 b1 c1 a2 b2 c2 के टर्म्स में आएगा। डिटरमिनेंट फॉर्मेट आता है, टू सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व किया होगा क्लास 6 7 5th 4th कभी 3rd में सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व किया कभी? डिटरमिनेंट x अपॉन चिल्लू y अपॉन चिल्लू इज इक्वल टू 1 अपॉन चिल्लू, याद है वो? निकालोगे तो फटाफट आ जाएगा x y की वैल्यू, और जो x y पहले लोग को सॉल्व करके आएगा तीसरे में सेटिस्फाई कराना, ये रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, इस पे क्वेश्चन देखते हैं। अगेन दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्योंकि इसमें ना क्लबिंग होती है। स्ट्रेट लाइन कहने को ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन वो डिटरमिनेंट का ही सारा खून पी जाता है इसके अंदर। जो भी डिटरमिनेंट हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए मैं इसमें ज्यादा तो नहीं कराऊंगा, क्योंकि डिटरमिनेंट प्रॉपर वे में आना चाहिए उसके लिए। कई बार डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज जो होती हैं, डिटरमिनेंट पता है ना क्या होता है? प्रॉपर्टीज आती हैं? अच्छा नहीं आती हैं। 2 डिटरमिनेंट 0 बताओ कंडीशन। कुछ होती नहीं है, मैंने बोला 2 डिटरमिनेंट 0, मैंने थोड़ी बोला 2 रो आइडेंटिकल हो, मैंने बोला 2 डिटरमिनेंट 0। अरे होंगे तो होने दो, उनमें क्या कंडीशन निकाल दूं मैं? सब 0 कर दो तुम। हाँ तो नंबर भी आएंगे। आओ माइनस में, बहुत शानदार बात। जैसे ये क्वेश्चन है, जो कैसे उसने स्ट्रेट लाइन, डिटरमिनेंट और ट्रिग्नोमेट्री क्लब किया है। ठीक है, लेट लैम्डा एंड अल्फा बिलोंग्स टू रियल if lines L1 lambda x plus sin alpha times of y plus cos alpha equals to 0, L2 x plus cos alpha y plus sin alpha equals to 0, and L3 minus x plus sin alpha y minus cos alpha equals to 0. Concurrent, find lambda. जैसा कि उसने अंग्रेजी लिखी यार कंकरेंट, तो बस कंकरेंट देखा हम खुश हो गए, अरे वाह ये तो हमसे हो जाएगा, पता लगा ये भी नहीं हुआ। हमने डिटरमिनेंट बनाया और डिटरमिनेंट को 0 कर दिया, कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, और इसको 0 लिख दिया। इन लोगों को डिटरमिनेंट एक्सपेंशन आता होगा, हम डिटरमिनेंट नहीं खोल पाता, हम तो टेंशन फ्री होकर जल्दी से अपना पर्सनल आप डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दिया सीधे, कोई प्रॉपर्टी नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी आती है, इसको प्रॉपर्टी से भी हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो यहां से डिटरमिनेंट एक्सपेंड कर रहा हूं इस रो के अलाउंग, इस कॉलम के अलाउंग, अपने पास आ जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ ये गया माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा
माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस 1 है तो माइनस 1 आ गया इनटू ये गया, ये गया और ये गया, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, -1। बेटा इतना डिटरमिनेंट आता है मुझे, टेंशन ना ले, गलत नहीं लिखूंगा, ठीक है। ये बन गया साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस इंटू कॉस अल्फा आ गया माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा, दैट विल बी इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट एक्सपेंशन नहीं आता है, अगर नहीं आता है तो फिर तो पेन है। मतलब आपको डिटरमिनेंट एक्सपेंशन तो पता है, डिटरमिनेंट एक्सपेंशन इसको पकड़ते हैं, ये रो जाती है, ये कॉलम जाता है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर अगला स्टेप आता है कॉलम वही जगह जा रहा है तो ये एलिमिनेट किया, इस वाली रो को एलिमिनेट किया, इस वाले कॉलम को एलिमिनेट किया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस विद माइनस साइन, विद माइनस साइन। सिमिलरली थर्ड रो गई, थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम थर्ड रो गई तो ये इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस विल बी इक्वल टू 0। कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का लैम्डा है क्योंकि दोनों सम हो गए, प्लस का साइन 2 अल्फा आ गया, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा 2 बार है, माइनस है प्लस हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस 2 अल्फा हो गया, दैट विल बी इक्वल टू 0। यहां से आ गया लैम्डा इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा। अल्फा बिलोंग्स टू रियल दिया हुआ है क्वेश्चन में, लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है वो, तो यानी कि जो इसकी रेंज होगी वही लैम्डा की रेंज होगी। कल हम लोगों ने साइन ए प्लस कॉस बी की रेंज निकाली थी, ठीक है, कल बताया था मैंने, ये वाला ए कॉस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा, याद है? तो यानी इसकी रेंज कहां तक होगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 + 1 विद माइनस साइन से लेकर के अंडर रूट ऑफ 1 + 1, यानी लैम्डा बिलोंग्स टू -√2 से √2। बेटा ए कॉस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा की रेंज कहां तक होती है, अंडर रूट ऑफ माइनस साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। ट्रिग्नोमेट्री में रेंज निकालनी अगर नहीं आती तो फॉर्मूले की तरह इसको याद कर लीजिए, अभी आपको प्रूफ दिए जाएंगे हर चीज का। डिटरमिनेंट एक्सपेंशन नहीं आता तो डिटरमिनेंट एक्सपेंशन का रिजल्ट याद होना चाहिए, डिटरमिनेंट पढ़ाते वक्त आपको एक्सपेंशन बताया जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं जिनका यूज चलता रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको पेन होता है ये वाला आर्टिकल मुझे आया नहीं समझ में, तो आप इमीडिएटली इसको एज ए रिजल्ट याद कर लो। जैसे ये वन इस वाली की बात कर रहे हैं कि ए कॉस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा अगर बैठा हुआ है और इसकी रेंज हमसे वो डिमांड कर रहा है, तो इसको एज ए रिजल्ट याद कर लेते हैं। अभी फिलहाल रिजल्ट लेते हैं, जैसे केमिस्ट्री में होता है ना फॉर्मूला, बॉन्ड टूटेगा तो मान लेते हैं टूटेगा, चलो हम भी मान लेना इसका रिजल्ट ये आएगा। क्यों आएगा, कैसे आएगा, गणित में तो बिना प्रूफ के कुछ होता नहीं है, कोई एक्सेप्शन गणित में होता नहीं है, प्रोवाइडेड मैट्रिक्स का एक रिजल्ट, बस मैट्रिक्स का एक रिजल्ट जहां पे एक्सेप्शन आता है, बाकी गणित में कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, ठीक है। तो उस एक्सेप्शन को छोड़ के बाकी दुनिया में हर चीज का प्रूफ होता है गणित में, जैसे ये है इसका भी प्रूफ है, पर ठीक है अभी जरूरत नहीं, तो हम इसको रिजल्ट याद कर लेते हैं। आई बात समझ में, इसको याद कर लेना, बहुत बार यूज होगा अभी, बहुत बार, और इसका प्रूफ होगा ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ाया जाएगा तब, तो उसमें तो भी टाइम है। अब एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, उस क्वेश्चन में वो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम लोग को पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, ठीक है। कंकरेंसी पे अगर हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन किस फॉर्मेट से आ सकता है या आता है। जैसे मैं एक टेस्ट से क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ठीक है, ऑप्शन के साथ, और शायद ये मल्टीपल करेक्ट है, यस। क्वेश्चन है लाइन्स x + y - 1 = 0, m - 1x plus m² - 7y
-5 equals to 0 and m minus 2x plus 2m minus 5y equals to 0 r। ठीक है, 3 लाइनों की इक्वेशन लिखी है, m के टर्म्स में लिखी हुई है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ऑप्शन ए कह रहा है लाइन दिस आर concurrent for 3 values of m, concurrent for 3 values of m, or concurrent for 1 value of m, concurrent for no values of m, are parallel for m equals to 3। कह रहा है कि 3 लाइनें पैरेलल होंगी तो कंडीशन ये होगी, और ये 3 लाइनें कंकरेंट होगी तो m की कितनी वैल्यूज आएंगी। तो पहले तो हमने कंकरेंसी के लिए कंडीशन लगाई 1 1 -1 -1 m स्क्वायर -7 -5 m minus 2 2m minus 5 और 0 होता है तो इसी के अलावा एक्सपेंड कर दिया करो। तो मैं इसी के अलावा एक्सपेंड करके इक्वल 0 लिख रहा हूं। तो -1 टाइम्स ये गया m minus 1। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगा के भी मैं कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहा हूं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज लेकर के बहुत आसान हो जाता है कैलकुलेशन करते वक्त। बहुत सारे, जैसे इन दोनों को जोड़ दो तो यहाँ 2 0 बन जाएंगे, फिर इन दोनों को जोड़ दो 0 बन जाएंगे। कर दें, प्रॉपर्टी आती है तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान पड़ेगी, वरना मुझे भी बहुत रायता हुआ बताऊंगा इस टाइम। अपन क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 कर रहे हैं, और कॉलम 2 में भी कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर रहे हैं। इससे क्या एडवांटेज हुआ, मतलब मैंने फर्स्ट कॉलम में थर्ड को ऐड किया तो देखो ये दोनों ऐड हुए 0 हो गया। m minus 1 minus m minus 4 m minus 6 आ गया, m minus 2 minus 0 m minus 2 आ गया। फिर इन दोनों को ऐड किया तो ये फिर से 0 आ गया। इन दोनों को ऐड किया m स्क्वायर -12 आ गया, सही है। और इन दोनों को जोड़ा 2m minus 5 आ गया। ये -1 बना, ये -5 बना, ये 0 बना, इक्वल टू 0। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दैट, वी गेट द 2 zeros। अब 2 0 आ गए तो इस कॉलम की इस रो के अलावा एक्सपेंड कर दो। जब इस रो के अलावा एक्सपेंड करेंगे तो आई गेट द वैल्यू -1 इंटू चुल्लू बुल्लू कुल्लू बुल्लू m minus 6 2m minus 5, ठीक है, माइनस m स्क्वायर minus 12 into m minus 2, that will be equals to 0। अब यहां से m निकालो, m निकालना है अपने को तो m निकाल लेते हैं अपन, सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक बन रही है, क्यूबिक बनेगी। बताया 2m स्क्वायर माइनस 6 12 और 5 17 माइनस 17m प्लस का 30 माइनस m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर प्लस 12m माइनस 24 इक्वल टू 0। हाँ लिख रहे हैं, ठंड रख छका चीखने लग गया, कौन सा गुनाह कर दिया। 4m स्क्वायर 12 5 माइनस का 5m प्लस 5m हो गया 30 24 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आ गया क्यूबिक। कैलकुलेशन देखा करो मेरी, ये मैं बोला करो कि बस कर रही तो अपना खुद का सिंप्लीफिकेशन करना, मैं खुद का सिंप्लीफिकेशन नहीं कर, मैं आपको बता भी रहा हूँ कि आपकी स्पीड कैसे होनी चाहिए। कैलकुलेशन में बहुत तेज हाथ चलना चाहिए। मैनिपुलेशन कैलकुलेशन दो चीजें, आप बोलोगे दोनों तो सेम ही होता है, दोनों अलग होता है। मैनिपुलेशन और कैलकुलेशन, कैलकुलेशन का जोड़ घटाना, मैनिपुलेशन मतलब आपने कैसे उसको मैनिपुलेट किया है। मैनिपुलेट मतलब सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं उसको। कैलकुलेशन तो ये है जो रहता पहले। अभी क्यूबिक आ गए, अब इस क्यूबिक के 3 रूट्स आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे तो फैक्टर क्या होंगे, वैल्यू कौन कौन सी आएगी, कैसे चेक करेंगे। क्यूबिक के फैक्टर कैसे निकलते हैं, एक रूट ऑब्जर्वेशन से आता है, आएगा इसमें 1 डालने पे तो नहीं आ रहा,
नहीं आ रहा, 2 डालने पे -8 आएगा और 10 आएगा, नहीं 8, 18 और 36, 6 नहीं आएगा। ऑप्शन वो भी है ना, 1 वैल्यू, बस वो चेक कर रहा हूँ। देखो आंसर सी तो कभी नहीं आ सकता, क्यूबिक का एक रूट तो आएगा ही आएगा, या तो 3 आएगा या तो 1 आएगा ना। ठीक है, उसको चेक कर लेते। तो मान लो ये फंक्शन था, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, ये आया 3m स्क्वायर माइनस का 8m प्लस का 5। इसका डी चेक करो, डिस्क्रिमिनेंट 64, 5 से 15 और पॉजिटिव आ रहा है ना, आएंगे 2 रूट आएंगे ना इसके 2 रूट आएंगे, मतलब इसके 2 एक जगह मैक्सिमम है, क्या मिल जाएगा, 0 0 दे रखा है। ठीक है, कैलकुलेट करना पड़ेगा पूरा ये, तो फिर इसके 3 रूट्स आएंगे, 3 रूट्स, और 3 रूट्स आएंगे तो n की 3 वैल्यूज आएंगी, और n की 3 वैल्यूज आएंगे तो आंसर a आएगा। आ रहा है, उसी पे आ रहा है, तो यहां से मैंने आंसर a निकाल दिया। अब बात आती है डी ऑप्शन की। डी ऑप्शन में तो लिखा लाइन्स आर पैरेलल। अब लाइन्स पैरेलल कब होती है, स्लोप्स क्या होने चाहिए, पैरेलल, यानी 1/m-1, करेक्ट है। तीनों लाइनें पैरेलल ले रहे हैं ना अपन, तीनों के स्लोप को इक्वेट कर दो, बस खत्म। पहले वाले का स्लोप आएगा -1, दूसरे वाले का स्लोप आएगा m-1/m स्क्वायर -7 विद माइनस साइन, और तीसरे वाले का स्लोप आएगा माइनस का m-2/2m-5। यहां से n की वैल्यू चेक कर लो, 3 पे सेटिस्फाई कर रहा है, 2 आएगा 9 7, 2 आएगा, 1 आएगा 3, 1 आएगा, करेक्ट है। m = 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और m = 3 इसको सेटिस्फाई करो तो नेक्स्ट आंसर क्या आएगा हमारा, d भी आएगा। 3 वैल्यू आ रही ना, कैन थोड़ी लिखा उसने ऊपर, ये सब आंसर तब टिक करे जाते जब कैन लिखा हो, कैन बी, हो सकता है, ये नहीं पूछा ना होगा, वो ऑप्शन बताने आर। एक चीज ध्यान रखना, कंकरेंसी का आर्टिकल लोगों को हल्का लगता है, क्यों लगता है, उसका रीजन है कि उनको लगता है कुछ है ही नहीं, डिटरमिनेंट तो 0 करना है। कहानी उसके बाद तो शुरू होती है। पहली चीज डिटरमिनेंट सॉल्व करना, डिटरमिनेंट सॉल्व करने में जो एक्सप्रेशन आ रही है और किस तरीके से वो क्वेश्चन में आपसे क्या क्या ऑप्शन पूछ रहा है। बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन है इसके अंदर, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर सुंदर आए हुए हैं आईआईटी के अंदर, और अभी भी आते हैं। जैसे आप पीवाईक्यू उठा के देखना जेईई मेंस का, तो आपको दिखेगा कि कंकरेंसी पे बहुत ही सुंदर कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए हैं, प्रॉपर कैलकुलेटिव। जैसे ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री में बैठा है, अभी अपन ने ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन किया था, वो बोलता है इस तरीके से क्वेश्चन, आपको बता भी दे रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। वो 3 लाइनें लिखेगा और 3 लाइनों में यहाँ पे वेरिएबल डालेगा एक्स के टर्म्स में या लैम्डा के टर्म्स में, और बोलेगा 3 लाइन कंकरेंट है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, डिटरमिनेंट को 0 करते हैं, डिटरमिनेंट को 0 करते हैं तो फंक्शन ऑफ लैम्डा बनता है, और फंक्शन ऑफ लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, किस लैम्डा पे आएगी, होता हो मतलब वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से किसमें शिफ्ट कर जाता है, कैलकुलस में। जैसे मैंने अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ट्रिग्नोमेट्री में मूव कराया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगा करके बेसिकली इसके बाद क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर पे आ गए हम लोग, वहां से इंटरप्रेट किया है। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये आर्टिकल कहने को बहुत सिंपल आर्टिकल है, बट इसमें क्वेश्चन अच्छे अच्छे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूं आपका, हो गया वैसे तो टाइम, बस इसकी थ्योरी समझा दे रहा हूं, और नेक्स्ट क्लास में कल अतीश सर आ जाएंगे तो सर से बोला सर इसी के आगे आप पढ़ाइए बस, फैमिली ऑफ लाइंस, बस बेटा वो इसके बाद आएगा, सब आएगा, सब फैमिली ऑफ लाइन के बाद आता है, इमेज वाला आर्टिकल आएगा पूरा, फैमिली ऑफ लाइंस के बाद आता है वो इमेज वाला आर्टिकल, 3 क्लास के आसपास होगा स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि अभी एंगल बाइसेक्टर भी है, फैमिली ऑफ लाइन के बाद एंगल बाइसेक्टर आएगा।
परपेंडिकुलर बेटा वो इसी के बाद आएगा, फैमिली ऑफ लाइन के बाद इमेज के आर्टिकल आएंगे ऑप्टिक्स प्रॉब्लम करके, उसी में सब आएगा परपेंडिकुलर ऑल दिन थे। इसको थ्योरी समझा रहा हूँ, कुछ भी लिखवा नहीं था, सर से बोलना यही से स्टार्ट करेंगे, थ्योरी में थोड़ा बता दूंगा तो सर का काम टाइम बच जाएगा। फैमिली ऑफ लाइन का लॉजिक क्या होता है वो समझ लेना, सिर्फ समझना है, कुछ है नहीं इसके अंदर। आपके पास एक लाइन L1 दे रखी थी, एक लाइन L2 दे रखी है, फील करना, क्योंकि फैमिली ऑफ लाइन के बाद आगे चल के हम लोग फैमिली ऑफ सर्किल ही पढ़ते हैं। L1 है और एक L2 है, दो लाइनें अगर ये इंटरसेक्टिंग है, क्या आप चेक कर सकते हो कि दो लाइनें इंटरसेक्टिंग है या नहीं है? कैसे करोगे? चेक कर जाएंगे, बताया था मैंने आप लोग को, अगर लाइनें पैरेलल नहीं है तो कॉन्सिडेंट होंगी या इंटरसेक्टिंग होंगी। तो अगर दो लाइनें इंटरसेक्टिंग है तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या हम इनफाइनाइट लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं? कर सकते हैं? ठीक है, तो अब ये जो लाइनें, जितनी भी लाइनें हैं, इन सारी लाइनों को लिखने की इक्वेशन होती है फैमिली ऑफ लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो इक्वेशन होती है L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0, जहां पे लैम्डा क्या होता है? लैम्डा हमारा पैरामीटर होता है, वेरिएबल होता है। अब आप सोचोगे सर ये लाइन कैसे है, ये वाली ऑरेंज वाली लाइन, इसको कैसे रिप्रेजेंट करी? सुनना, अगर इसका मैं तुमसे पूछूं ये एक पॉइंट P था जो L1 और L2 को इंटरसेक्ट कर रहा है, सिर्फ फोटो बना लेना, थ्योरी सर से लिखवा लेना, L1 L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुछ आएगा? अरे कुछ आएगा? मान ले P के कोऑर्डिनेट A, B थे, एज्यूम करो A, B थे, क्या थे? A, B, तो जो भी लाइन A, B से पास करेगी उसमें अगर मैं A, B रखूंगा तो 0 के बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो देखो P A, B को अगर मैं इस इक्वेशन में रख रहा हूं यहाँ पे, क्या वो L1 को सेटिस्फाई कर रही है? क्या इसको सेटिस्फाई करेगी? L2 को सेटिस्फाई कर रही है, तो क्या इसको भी सेटिस्फाई करेगी? यानी ये वो लाइन हो गई, करेक्ट है, ये वो इक्वेशन हो गई, मैं लाइन वर्ड नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं ये वो इक्वेशन हो गई जो A, B को सेटिस्फाई कर रही है। अरे आया नहीं आया? अब जब मैंने L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 लिखा तो बताओ ये X में लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? Y में लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? क्या ये एक लीनियर इक्वेशन XY में है? क्या ये A, B को सेटिस्फाई कर रही है? तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन, एक लाइन, एक लीनियर इक्वेशन जो एक पॉइंट से पास करेगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? लाइन। क्या रिप्रेजेंट करेगी? लाइन। तो ये वो सारी लाइनों को रिप्रेजेंट करेगी जो A, B से पास कर। अब उसने मान लो आपसे बोला कि उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली लाइंस में वो लाइन बताओ जो 2, 3 से पास करती है, तो किसको निकालेंगे? 2, 3 रख करके लैम्डा को 2, 3 इसमें रख देंगे, लैम्डा की ओर निकल आएगी। आया? ठीक है, तो इसी वाले आर्टिकल से आप लोग स्टार्ट कर देंगे। मैं होमवर्क आपको दे दे रहा हूं शीट में, कंकरेंसी ऑफ लाइन वाले आर्टिकल से, एक्सरसाइज 1 में आपको 33, एक्सरसाइज 1 में अप टू 33, एक्सरसाइज 1 में अप टू 33 और एक्सरसाइज 2 लेवल 1 में एक्सरसाइज 1 में अप टू 33 लेस देन इक्वल टू 33 और एक्सरसाइज 2 में लेस देन इक्वल टू 29। यहां से भी बाकी है, लेस देन इक्वल टू लिख रखा है ना मैंने। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।